गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th केमिस्ट्री के कुछ अच्छे क्वेश्चन जो हैं वो हमने डिस्कस करना शुरू किए थे, जिसके अंदर हमने कुछ बढ़िया क्वेश्चन जो हैं वो पिछली क्लासों में हमने पढ़ लिए हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एथेनॉल हमने पढ़ लिया, सोप फॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, हाइड्रोजनेशन हमने पढ़ लिया, आइसोमेरिज्म हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने होमोलोगस सीरीज़ पढ़ लिया। ये जो सारे अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने पढ़ लिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप पिछली क्लासेज में जाकर उनको देखिए। इसकी हमने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर रखी है, तो आप चैनल में जाकर उन प्लेलिस्ट को भी ओपन कर सकते हैं। आज की जो एक नई सीरीज़ है, एक नया टॉपिक है, वो हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे। और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मेटल्स के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होंगे। तो हम थोड़ा सा प्रकाश उन पे डालते हैं, फिर हम शुरू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। जल्दी कोशिश करेंगे। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, और यहाँ पर मैं आपको 2-3 पॉइंट लिख देता हूँ। मेटेबिलिटी, स्पेलिंग देख लेना भाई, गलत भी हो सकती है। आघात वर्धनीयता, उसके बाद टेंसिलिटी, तन्यता। ठीक है, अब आपने सर 2 पॉइंट लिखे हैं, एक तो आघात वर्धनीयता, एक तन्यता, मेटेबिलिटी और टेंसिलिटी। अब इसको हम कैसे समझें कि सर मेटल्स वो होंगे जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनको एक प्लेट के रूप में बना सकते हैं, उसको एक प्लेट के रूप में कवर कर सकते हैं। यानी कि हमने क्या किया, एक मेटल का बहुत बड़ा पत्थर लिया और उसको हमने क्या किया, एक प्लेट के रूप में बना दिया, उसे हम क्या कहेंगे, मेटेबिलिटी। यानी कि अगर आप मेटल को, धातु को अगर पीट कर एक चद्दर के रूप में, आपने देखा होगा जो लोहे के रूप में उसे बनाते हैं, उसको हथौड़े से पीट कर उसको एक चद्दर के रूप में बना देते हैं, तो वो जो गुण है वो किस में होगा, वो सिर्फ धातुओं में होगा। अब कई कहेंगे सर प्लास्टिक में भी होता है, लेकिन प्लास्टिक में वो गुण नहीं होते फिर जो धातुओं में होते हैं, जैसे करंट फ्लो करना, शाइनिंग, ग्लोसी, ये सब। अच्छा, टेंसिलिटी, तन्यता, कि सर तार को हम जो मेटल जो है, धातु जो है, उसको हम एक तार के रूप में भी बना सकते हैं। यानी कि जो मेटल्स जो होंगी उनको हम पीट कर एक तार के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये है 2 धातु गुणधर्म। अब आप कहोगे सर क्या 2 गुणों से बात बन जाएगी? नहीं, एक गुण और लिखता हूँ मैं, वो है करंट फ्लो, और ये सबसे ज़रूरी है भाई, करंट फ्लो। यानी कि अगर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर रहा है, अगर मेटल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कर रहा है, धारा का प्रवाह उसमें हो रहा है, तो उसे मैं धातु कहूँगा। क्योंकि मैं तो ये 2 गुण नहीं बताऊँगा 20, इससे कन्फर्म हो जाए कि ये 2 गुण होंगे वो धातु होगी, तो ये तो भाई और बहुत सारी चीज़ें हैं। प्लास्टिक हो गया जिसके अंदर खींचने की क्षमता, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तार तो प्लास्टिक को खींच के बना सकते हैं, तार का मतलब वायर। और यहाँ जो है करंट फ्लो जरूरी है। अब जो है हम कह सकते हैं कि ये क्या है, गुणधर्म हो गए। जैसे कि जब हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग पढ़ते हैं, सजीव और निर्जीव पढ़ते हैं, तो कुछ गुण बताते हैं बच्चे कि सर जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि तो पाठ भी करते हैं भाई। कि सर गति करते हैं, तो गति तो जो हमारे पास गैजेट्स हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ये भी तो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो फिर हम क्या कहते हैं कि लास्ट जो है हमारे पास, वो बोलते हैं कि उनमें रिप्रोडक्शन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए। मतलब कि किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम एकदम क्लियर कर देते हैं कि ये वो चीज़ है, तो वो उसके एक गुणधर्म से या 2 गुणधर्मों से कभी नहीं होता। उसके बारे में कम से कम 3 या 4 बातें अच्छी होनी चाहिए कोई, और ये सभी जगह लागू होता है। अगर किसी इंसान में अगर एक अच्छा गुण है तो उसमें एक बुरा भी हो सकता है, और अगर किसी में 2 बुरे गुण हैं तो उसमें 2 अच्छे गुण भी हो सकते हैं। ये हम कैसे निर्धारित करेंगे? अगर हम किसी व्यक्ति की या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं, एकदम क्लियर कर रहे हैं कि ये आदमी ऐसा है, या ये गाड़ी ऐसी है, या ये देश ऐसा है, या ये जगह ऐसी है, तो उसके बारे में हम क्लियर करने के लिए एक पॉइंट नहीं रखेंगे, कम से कम उसके बारे में 4 से 5 बातें होनी चाहिए। और अगर वो 4 और 5 बातों में भी अगर वो डाउनफॉल है, उसके सारे के सारे गुणधर्म नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो जो है लायक नहीं है, वो गलत चीज़ है।
हम एक चीज़ के एक गुण के आधार पे हम ये तय कर देते हैं कि वस्तु सही है, ऑब्जेक्ट सही है, या आदमी सही है, या जो भी हो, दुनिया सही है, देश सही है, धर्म सही है, जाति सही है। ये बहुत सारी चीज़ें हम एक गुण, एक प्रॉपर्टीज़ पे हम एक क्लियरिफिकेशन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं कि ये चीज़ गलत है और ये सही है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम उस वस्तु के बारे में 4 से 5 गुण ऐसे हमें निकालने चाहिए जिससे हम क्लियर कर सकें कि वो वस्तु वास्तव में वैसी है या नहीं है। सजीव निर्जीव हो गया तो उसमें भी हम ये देखते हैं, और मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी हम ये कन्फर्म करते हैं कि उसके अंदर कम से कम 4 से 5 गुण धर्म तो हो जिससे हम क्लियर कर सकें कि वो वास्तविक चीज़ है क्या। आघातवर्धनीयता है, तन्यता है, करंट फ्लो। अगर ये 2 से 3 चीज़ें अगर किसी में देखने को मिल रही है, इसके अलावा 1-2 गुण और हो सकता है। शाइनी ग्लोसी है, यानी कि चमकदार होते हैं भाई, धातुएं जो हैं चमकदार चिकनी होती हैं, शाइनी होती है, ठीक है, चमकदार होती है। तो ये क्या है, धातु के भौतिक गुणधर्म। इसे हम किस में रखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। अब आपको सर हमें जो नेक्स्ट टॉपिक समझना है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है। भौतिक गुणधर्म तो बहुत आसान है, और बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसके चांसेस भी कम हैं, क्योंकि जब पूरे स्टेट लेवल के लिए और पूरे एक देश के लिए अगर पेपर बनता है तो उसमें शायद ही ये पूछे कि आघातवर्धनीयता क्या है, तन्यता क्या है, या चमकदार होना। मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन हो जाता है ये, और बहुत सिंपल और बहुत आसान चीज़ हो जाती है। तो पूछने वाला हमसे ये तो नहीं पूछेगा, है ना। और अगर रेयर कंडीशन में पूछ ही ले तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। अगर पूछ ले तो हमने पढ़ लिया है। टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातु के रासायनिक गुणधर्म क्या है, और उसमें हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर आपने मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो क्या बनेगा, अगर आपने मेटल को, धातुओं को एसिड से रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिलेगा। इसके अलावा इसके बाद मान लेते हैं आपने मेटल को बेस या किसी और रिएक्टेंट से अभिक्रिया करवाई है, रिएक्ट करवाई है, तो आपको क्या मिलेगा। ये जो गुण हैं ये हम किस में पढ़ेंगे, धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों में पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमने क्या किया है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल शुरू किया है, जिसमें सबसे पहले मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अगर मैं धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। ये गुणधर्म है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या बनेगा। दूसरी बात, ज़्यादातर केसेस में बच्चों ये कंफर्म होता है कि अगर आप किसी की रिएक्शन किसी से करवाते हो तो क्या प्राप्त होगा। ये ज़्यादातर केस में कंफर्म होता है। कुछ माइनर केस ऐसे होते हैं जिसमें जो है अगर आपने रिएक्टेंट ही कुछ ऐसा डाल दिया है, अभिकारक ऐसा डाल दिया है जो अभिक्रिया का सत्यानाश कर देगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अन्यथा ज़्यादातर केसेस में रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। यानी दूध से दही बनेगा तो उसमें रिएक्शन फिक्स है, उसमें क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड वगैरह बन रहा है तो वो फिक्स है। बहुत सारी रिएक्शन है उसमें मैटर जो है वो फिक्स होता है, डिपेंड करता है आपने रिएक्टेंट क्या लिया, अभिकारक उसमें क्या डाला है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, है ना, दे आर पार्टिसिपेट विद रिएक्शन। अब देखो मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पर एक मेटल ले रहा हूँ फेरस, और मैं इसकी अभिक्रिया करवा देता हूँ ऑक्सीजन से, और मेरे को प्राप्त हो गया फेरस ऑक्साइड। अब आपको सर एक बार बताओ क्या होता है। मतलब कि अगर आपने मेटल की रिएक्शन, अगर आपने धातु की अभिक्रिया अगर आपने ऑक्सीजन से करवा दी तो ये क्या होगा, ऑक्साइड बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा, यानी कि मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। दैट इज कंफर्म। धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनेगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे लोहे पे जंग लगने वाली जो प्रक्रिया है, यानी कि नमी की प्रक्रिया, वाटर प्रेजेंस होता है तो नमी की थोड़ी सी मात्रा होती है, पानी उपस्थित होता है तो वो जंग लगने वाली प्रोसेस हो गई फेरस ऑक्साइड वाली। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर सर मैं मेटल की जगह सोना ले लूँ और सोने को मैं अभिक्रिया करवा देता हूँ वायु की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्या ऑक्साइड बनेगा। तो मैंने कहा था ना कि ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, फिक्स होगा, है ना, जिंक ऑक्साइड बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना वो वायु में दहन वाली रिएक्शन है। अगर आपने सोना ले लिया, सोने को ऑक्सीजन से अभिक्रिया करो, तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं वो डिपेंड करते हैं उनकी सक्रियता श्रेणी पे, वो डिपेंड करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। अब कहोगे सर ये रिएक्टिविटी सीरीज कहाँ से लिए। देखो भाई, रिएक्टिविटी सीरीज जो है, यानी कि जो सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ी थी, आई थिंक चैप्टर 2 या 3 में है, 3 में होगी। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सर एक तो है हाइयर रिएक्टिव मेटल्स जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु, एक मध्यम वाली, एक होती है निम्न वाली।
ऊपर ऊपर हम रख रहे हैं किसको सर, पोटेशियम, सोडियम, इनको रख रहे हैं, और नीचे नीचे रख रहे हैं सोना, चांदी, चांदी सोना है ना, AgA, इनको रख रहे हैं। तो इसका मतलब यानी कि ये डिपेंड भी करता है कि रिएक्टेंट क्या लिए। ज़्यादातर केसेस में तो फिक्स होगा कि मेटल की रिएक्शन अगर आपने किससे करवा दी, इससे करवा दी, तो वो बनेगा। जिंक ले लीजिए आप, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे कह रहे हो मैग्नीशियम ले रहे हो, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा वायु में दहन की उपस्थिति में। अगर उसको आप जलाते हो तो ये रिएक्शन क्या होगी, फिक्स होगी। बट कई ऐसे रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, उस मेटल पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर आपने यहाँ फेरस लिया है, ऑक्सीजन से विक्रिया करवा तो फेरस ऑक्साइड प्राप्त हो गया। लेकिन अगर आपने सोना ले लिया तो क्या सोना ऑक्साइड प्राप्त, गोल्ड ऑक्साइड प्राप्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो करता ही नहीं है भाई। सोना जो है उसको अगर आप पानी में डाल दो तो जंग नहीं लगेगी, वो वैसा का वैसा ही मिल जाएगा। अगर आपने सोने को बाहर रख दिया, आपने देखा होगा, और यही कारण है कि भारत में सोना महंगा क्यों है। भारत के अंदर ज़्यादातर लोगों ने सोने को गले में, नाक में, हाथों में, कानों में, पैरों में पहन पहन के महंगा कर दिया। अच्छा, इसका दूसरा रीज़न ये भी नहीं है, इसका दूसरा रीज़न ये है कि ये बहुत कम विक्रियाशील है। अगर आपने लोहा पहन लिया हाथों में, गले में, नाक में, तो भाई वो विक्रिया कर जाएगा, जंग लग जाएगी और स्किन और ख़राब हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, इन्फेक्शन हो सकता है। और अब आपने नोटिस किया होगा कि जो लोग चांदी पहनते हैं, सिल्वर पहनते हैं, तो जो लोग सिल्वर पहनते हैं, चांदी पहनते हैं, उनमें आपने देखा होगा कि वहाँ पर काले रंग की परत जमा हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या समझ रहे हैं कि धातुओं की अभिक्रिया अगर आप किससे करवाते हो, अगर आप ऑक्सीजन से करवाते हो, तो हमें आपको क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये था हमारा एक टॉपिक। सेकंड हम पढ़ेंगे, अगर आपने इसकी अभिक्रिया जो है, मेटल की रिएक्शन अगर आपने किससे करवा दी, एसिड से करवा दी, अम्लों से करवा दी, तो आपको क्या प्राप्त होता है। देखो भाई, बहुत ही शानदार अभिक्रिया हमारे पास। मेटल लिया हमने, धातु ले ली, ये लीजिए मेटल, धातु ले लिया, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं हम किससे? सर एसिड से करवा रहे हैं। और सर ये फिक्स होता है क्या कि सर साल्ट बनता है, लवण बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस, दैट इज फिक्स। अब क्या होता है, मेटल की रिएक्शन अगर आप एसिड से करवाते हो तो ज़्यादातर केसेस में फिक्स है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, अगर आप मेटल की रिएक्शन किसी एसिड से करवाते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है, दैट इज़ कंफर्म। बट सम केसेस में, कुछ केसों में ऐसा नहीं होता। अब जिन बच्चों ने पढ़ाई रखी होगी तो उनको पता है कि सर अगर आप इसको HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया करवा दोगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं देता। वहाँ भी अब अपवाद मिल जाएगा, वहाँ एक आधे मेटल, मैग्नीशियम, मैंगनीज जैसे कुछ मिलेंगे जो हैं रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस कर देते हैं। बट ज़्यादातर केस में क्या होता है, अगर आप मेटल की रिएक्शन H2SO4 तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हो तो आपको लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस जो होती है, आपने पढ़ा होगा, हाइड्रोजन हमेशा जलने में सहायक होती है। जलने में सहायक मतलब इसको बड़ा इंटरेस्ट आता है भी जलने में, जलनखोर है, ईर्ष्या है इसके अंदर। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में पढ़ा था क्लास 10th में कि सर हमने एक प्रयोग देखा था। उस प्रयोग में ये था कि अगर आप H2SO4 से अगर इसकी रिएक्शन करवा देते हो और अगर आप एक मोमबत्ती अगर या एक माचिस की तिल्ली जलाकर पास में लेके जाते हो तो वहाँ पर आपको चट चट की साउंड आती है, चट चट की साउंड। अब ये चट चट की साउंड क्यों आती है, ये कन्फर्मेशन हो रहा है, कन्फर्म हो रहा है कि यहाँ कौन सी गैस आ रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही आ रही है। और ये इसका क्या हो गया, रासायनिक गुणधर्म हो गया। यानी कि अगर आप किसी मेटल की रिएक्शन अम्ल से, एसिड से करवाते हो तो आपको क्या, साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। यानी कि अम्लों की, धातुओं की अभिक्रिया अगर आप अम्लों से करवाते हो तो आपको लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल जैसे केसेस को छोड़ के उसमें नहीं होता, क्योंकि केमिस्ट्री में क्या होंगे, अपवाद मिलेंगे। विज्ञान जो है तथ्यों पे चलती है, केमिस्ट्री उससे ज़्यादा चलती है। कैसे? ये खुद पहले वादा करती है ना, NCERT में साफ सब लिखा है, धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, लेकिन बाद में खुद ही कह नहीं नहीं नाइट्रिक अम्ल से करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, तो क्या मैग्नीशियम से करवा दो तो निकल जाएगी। मतलब पहले खुद प्रॉमिस कर रही है कि ऐसे होता है, फिर कहता है नहीं होता। लेकिन वो कहने का मतलब वो अपवाद है, वो एक आधे केसेस देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पे जिंक ले लो, जिंक प्लस H2SO4, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा कि सर हमें जिंक सल्फेट
जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। और ये हाइड्रोजन गैस जो है जलने में सहायक होती है। अगर आप मोमबत्ती या माचिस की तीली इसमें जलाकर पास में लाते हो तो आपको चट चट की साउंड देखने को मिलती है। पॉपअप साउंड भी बोलते हैं इसको, पॉपअप साउंड, पॉपअप साउंड, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, धातुओं का रासायनिक गुणधर्म, जिसमें मेटल की रिएक्शन हम किससे करें, एसिड से। और एक बात, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों ये जो रिएक्शन है किस रिएक्शन का टाइप है, ये एक रिएक्शन है ना, ये एक रिएक्शन का टाइप है, कौन सा टाइप है सर, ये जो रिएक्शन है ये सर विस्थापन अभिक्रिया है। चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है, चैप्टर फर्स्ट, और उसकी रिएक्शन कौन सी है, 3rd नंबर। पहली है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दिस इज 3rd डिस्प्लेसमेंट। और इस अभिक्रिया में क्या पढ़ा था, अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो क्या कर देती है, कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। यानी कि जो पावरफुल लोग जो सत्ता में होंगे ना, वो कम पावरफुल लोग को उड़ा देते हैं। और यहाँ पर यही चल रहा है। फेरस क्या है, ज़्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन को भगा दिया, है ना। विस्थापन में हमने यही तो पढ़ा था कि सर जो हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे किसी रिएक्टेंट से रिएक्ट करेंगे तो वहाँ अगर आपको लो कैटेगरी आदमी मिल जाता है तो वो क्या करेंगे, उनको भगा देंगे और खुद अपनी कुर्सी जमा लेते हैं। यहाँ वही चल रहा है, आप देख भी सकते हो। यहाँ फेरस लिया, H2SO4 लिया, इन दोनों की अच्छी बन रही है ना। रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ भाई, समझ लेते हैं, अच्छा पॉइंट है। H2SO4 लिया हमने, इन दोनों की अच्छी जच रही है, बढ़िया काम चल रहा है बेचारों का, है ना। लेकिन फेरस के नहीं, ऐसे चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है, ज़्यादा हाई रिएक्टिव है। अब ये क्या करेगा, जाएगा और इनसे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और इनको क्या कर देगा, भगा देगा, खुद जाके चिपक जाएगा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। ऐसे केसेस हमें देखने को इस दुनिया में मिलते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, धातुओं की अभिक्रिया। अम्लों से अगर हम करवाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक और ले लेते हैं, क्षार। यानी कि अगर हम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। में क्या होगा, यानी कि मेटल्स जो हैं वो बेस से रिएक्ट करेंगे, यानी कि धातुओं की बिक्री हम क्षार से करवाएंगे। तो जैसे ही हम क्षार से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, हाइड्रोजन गैस मिलेगी इसमें भी। क्यों, क्योंकि बच्चों हमने ये पढ़ा है कि जो HCl जो होता है इसमें क्या है, ये सर एक एसिड है, ये एक एसिड है, एक अम्ल है, ठीक है सर। और इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ठीक है। H2SO4 लिया मैंने, ठीक है सर। इसके अंदर भी क्या है, इसके अंदर भी सर एसिड है ये, और इसमें भी हाइड्रोजन है। अब अगर मैं आपके सामने ले लेता हूँ एक क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या इसमें हाइड्रोजन नहीं है। और यही कारण है कि जब हम मेटल की रिएक्शन अगर हम किससे करवाएंगे, बेस क्षारों से करवाएंगे, तो भी हमें क्या देखने को मिलेगी, हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, एक रिएक्शन है किताब में बड़ी सुंदर सी, वो है अगर आप जिंक की अभिक्रिया अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार से करवा देते हो तो आपको जो है Na2ZnO2 प्लस में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। अभिक्रिया को संतुलित कर लेना, उधर इधर के जो कंपाउंड है इधर बराबर कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि अगर सर हमने मेटल की रिएक्शन किससे करवा दी, एसिड से करवा दी, तो हमें सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस देखने को मिल रही है। और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये हमें बताती है कि अगर आपने मेटल की रिएक्शन किसी क्षार से करवा देते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद एक और काम कर लेते हैं, अगर आपने मेटल की रिएक्शन जल से करवा दी है तो आपको क्या मिलेगा। तो देखो भाई, धातुओं की अभिक्रिया अगर मैं करवा देता हूँ पानी से, जल से करवाता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है वो क्या कि सर अगर आपने मेटल की रिएक्शन किससे करा दी, पानी से, अगर आपने धातुओं की अभिक्रिया अगर पानी से कराओगे आप तो आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, जल देखने को मिलता है। यहाँ मैंने क्या लिया है, Fe, 3 फेरस लिए है और 4 जल के अणु लिए, 4H2O। जैसे मैं करवाता हूँ तो मुझे फेरिक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यानी कि अगर आप मेटल लेते हो प्लस में अगर आप वाटर पानी लेते हो कि अभिक्रिया करवाएंगे तो सर हमें धातु ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। और ये भी क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में फिक्स होता है। अब सेम टू सेम रिपीट करूँ, अगर आपने यहाँ एक सोना लिया और उसको पानी में डाल रहे हो तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कुछ धातुएं जैसे फेरस हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये इन्हीं पे डिपेंड करता है। और वो भी बहुत कम होता है, ऐसे नहीं होता जैसे पानी में डाल दिया आप सोचते हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसकी प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो होती है। तो यानी कि अगर आपने धातुओं की अभिक्रिया किससे करवा दी, पानी से करवा दी, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और साल्ट जो है देखने को मिलेगा, लवण और जल प्राप्त
होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। हमने क्या पढ़ा था कि सर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे मेटल्स के, धातुओं के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो रहता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म से क्वेश्चन बन सकता है। और वो भी हमने 2 से 3 टाइप पढ़े कि अगर आपने मेटल को धातु की अभिक्रिया अगर आपने किसी एसिड से करवा दी, अगर आपने मेटल की रिएक्शन किसी बेस क्षार से करवा दी, अगर आपने मेटल की रिएक्शन पानी जल से करवा दी, और अगर आपने मेटल की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवा दी तो ऑक्साइड बनता है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन से करवाते हैं तो ऑक्साइड बनता है, ये कन्फर्म है। और एसिड, बेस और वाटर, इनमें क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है, प्लस में साल्ट भी देखने को मिलता है। ये थे हमारे पास धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में क्या था सर, मेटेबिलिटी था, टेंसिलिटी था, ग्लोसी था, साइनी था, करंट फ्लो था, यानी कि धारा का प्रवाह था। ये सारे जो केसेस जो हैं वो हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन रहेगा मेरी तरफ से, यानी कि जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स रहेगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल रहेगा, और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, इसके अंदर से रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि हमने भी एक रिएक्शन की थी थोड़ी देर पहले, मेटल की रिएक्शन करवा रहे थे हम फेरस सल्फेट से, है ना, तो वहाँ क्या था, हम क्या प्राप्त कर रहे थे, यौगिक बदल रहा था और वो विस्थापन अभिक्रिया हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।